खुदावंद यसुमसीह के कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट कुलसूम इमानुएल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टेलीविज़न। प्रोग्राम हमारे सितारे में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि हम आपको मसीही कौम के उन खूबसूरत सितारों से मिलवाएं जिनकी रोशनी दूर दूर तक चमकती है। और आज एक ऐसे ही सितारे से हम आपको मिलवाने आए हैं जो कि अपनी कौम को भरपूर तरीके से सर्व कर रहे हैं, आपकी खिदमत कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मिस्टर हुमायूं वकास की। मिस्टर हुमायूं, वेलकम। बेहद शुक्रिया BTL TV का, आप लोगों ने मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया, मुझे इस प्रोग्राम में मदद किया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सर, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि हुमायूं साहब जिस तरह से मैं इनको जानती हूँ और अभी आप भी जानेंगे तो आपको खुशी होगी कि हमारे लिए खुशबख्ती है और उसकी वजह है कि BTL TV हमारी अपनी कौम के उन सब लोगों को प्रमोट करता है जो कि अपनी कौम को सर्व कर रहे हैं, क्योंकि बी द लाइट टेलीविज़न का मकसद ही अपनी कौम को अपलिफ्ट करना है। तो हुमायूं साहब, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में अभी मैंने जाना, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप बहुत सारी चीज़ों में काम कर रहे हैं। एजुकेशन के लिए हुमायूं साहब काम कर रहे हैं। अभी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से, गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से इनको अवार्ड से भी नवाजा गया है। हम उनकी उस सिलसिले में भी बात करेंगे। हुमायूं साहब, ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, कब से आपको ये सोशल वर्क करने का या कम्युनिटी को सर्व करने का कब से जज्बा आपके दिल में पैदा हुआ? जो कम्युनिटी को सर्व करने का जज्बा है वो शुरू से ही मेरे दिल में था। मैं तकरीबन कुछ 18 साल से मुख्तलिफ INGOs, NGOs, कंसल्टेंट्स के साथ, सोशल डेवलपमेंट सेक्टर के साथ मेरा ताल्लुक़ रहा है और कम्युनिटी के साथ काम करते हुए कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरा पैशन है। तो इसलिए मुझे 18 साल की जर्नी इतनी ज़्यादा नहीं लगी और पिछले कुछ 18 साल से ही का सर्व कर रहा हूँ कम्युनिटी को। ज़बरदस्त। तो 18 साल हो गए और अभी तक आपका पैशन उसी तरह से बरकरार है? पैशन वक्त के साथ और ज़्यादा बढ़ रहा है। जिस तरह से हम चीज़ों को जानते जाते हैं, चीज़ों को हमें मज़ीद उनकी गहराई में जाने का जो तजस्सुस होता है वो बढ़ता जा रहा है। किस तरह हम किसी भी चीज़ को देखते हैं और हमें पता चलता है कि इसके अंदर हम किस तरह से और ख़ूबसूरती बढ़ा सकते हैं, तो उस जुस्तजू में मज़ीद दिन ब दिन इजाफा ही हो रहा है, कम नहीं हो रही वो। ज़बरदस्त। और हुमायूं साहब, जिस तरह से अभी आप बात कर रहे हैं कि जुस्तजू बढ़ती जा रही है, हमारी वक्त की ज़रूरत भी बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि 18 साल पहले जो हालात थे, अब हर रोज़ आए दिन हालात दिगरगू होते जा रहे हैं और हमारी कम्युनिटी की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। तो ये तो एक अच्छी बात है। और आप क्या समझते हैं कि जब आपने शुरू किया था तब चैलेंजेस ज़्यादा थे या अभी चैलेंजेस ज़्यादा हैं? देखिए, हर डेकेड के साथ जो जोग्राफियाई सिचुएशंस है वो चेंज होती हैं, हालात चेंज होते हैं, आपकी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो चेंज होती हैं। 18 साल पहले सोशल मीडिया इतना एम्पावर नहीं था। 18 साल पहले आपके पास खबर बहुत देर से पहुंचती थी। अब सोशल मीडिया इतना एम्पावर है कि 1 मिनट में वो खबर पूरी दुनिया तक फैल जाती है। और आपके जहां सोशल मीडिया पे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, वहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कि ये खबर जो इस तरह के वाक़यात होते हैं उसकी रोकथाम के लिए या उसके ऊपर कुछ गलत अनासिर कोई फ़ायदा ना उठाएं, उसकी रोकथाम के लिए भी सोशल मीडिया का सहारा आजकल जो लिया जाता है, तो उससे बहुत आसानी पैदा हुई है बनिस्बत के पहले के दौर में। जैसे कल एक वाक़या लाहौर में हुआ है, एक 6 बहनों का एक भाई जिसका कत्ल हुआ, तो उसके लिए लोगों ने फ़ौरन से स्टैंड लिया। न सिर्फ पाकिस्तान से, पाकिस्तान के बाहर से लोगों की मेल्स चल रही थी, सोशल मीडिया पे बयानात आ रहे थे, तो उसका फ़ौरन से FIR दर्ज करवाई गई। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि वक्त के साथ साथ काफ़ी, अगर हालात ख़राब हुए हैं तो बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी भी आई है। बिल्कुल दुरुस्त है। व्यूअर्स, जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि हुमायूं वकास साहब हमारे लिए बड़े बरकत का बायस है हमारी कौम के लिए। हुमायूं साहब, एज अ ह्यूमन राइट्स डिफेंडर आपने इतना सारा काम किया, इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं आपके पास। आप उस बारे में बताइए जो अभी आपको सिंध गवर्नमेंट ने एक अवार्ड से नवाजा, आप उसके बारे में व्यूअर्स को कुछ बताइए। अभी लास्ट मंथ सिंध गवर्नमेंट ने मुझे एज ए पीस प्रमोटर जो है एक अवार्ड दिया है।
240 लोग टोटल कराची में से थे, जिनमें से 13 लोग शॉर्टलिस्ट हुए। उनमें से एक मसीही नौजवान मैं था, या कहें तो माइनॉरिटी में से एक मैं था कि जिसको ये अवार्ड दिया गया। और मेरे लिए बड़ी बाइस फ़ख्र ये बात थी कि मेरा जो काम जो पिछले 18 साल से एज ए ह्यूमन राइट डिफेंडर, एज ए पीस प्रमोटर मैं काम कर रहा हूँ, उसको गवर्नमेंट लेवल पे अप्रिशिएट किया गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था जो लास्ट मिनट हुआ मेरे साथ। बिल्कुल सही बात है, और आपके बिहाफ पे कौम के लिए भी ये खुशी की बात है कि हमारे बहन भाई इस तरह से कम्युनिटी को सर्व भी कर रहे हैं। सर्व तो बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की नज़रों में कोई आए और वो उसको सराहे, ये एक ऑनर की बात है। तो हम आपके लिए और दुआ करते रहेंगे, और व्यूवर्स भी और दुआ करते रहेंगे। और अच्छा, ये बताइए कि इसके अलावा जब आपने ये सारी चीज़ें कर रहे थे, उससे पहले आप क्या कर रहे थे? आप क्या एजुकेशन जो डिपार्टमेंट था उसके लिए आपने क्या काम किया? मैंने ग्रेजुएशन किया है कराची यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं एक कंसल्टेंट हैं, डेवलपमेंट कंसोर्शियम के नाम से एक फर्म है। 2004 में मैंने वो ज्वाइन की, वहाँ से मेरा ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। और उसके साथ मैंने USAID, INGOs के साथ काम किया। मैंने सिंध एज ए सिंध लॉजिस्टिक ऑफिसर मैं रहा हूँ BTT ग्लोबल, जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड करती थी USAID के एजुकेशन प्रोग्राम में। इसके अलावा जो उनका सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के जो स्कूल्स हैं पूरे सिंध में, उनकी मॉनिटरिंग के दौरान भी मैं उस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा। तो काफ़ी वक्त मैंने एजुकेशन के प्रोजेक्ट में गुजारे जो सिंध गवर्नमेंट के हैं। इसके अलावा जो हेल्थ में काफ़ी हमने काम किया। हेल्थ के हमने डिस्पेंसरीज बनाई थी, मुख्तलिफ गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम किया। फिर कम्युनिटीज़ के अंदर हमने जो इनिशिएट लिया तो छोटे छोटे क्लिनिक्स बनाए थे हमने। इसके अलावा हाउसिंग के ऊपर हमारा काम था, सर्विस वगैरह। रिसर्च मेरी बेसिक जो मेरा कहीं के SOPs है वो रिसर्च है। रिसर्च के अंदर रिसर्च एंड जो रिसर्च और डेटा एवेल्युएशन है, ये मेरी एक्सपर्टीज़ है। दैट्स ग्रेट। अच्छा, ये बताइए हुमायूं साहब कि जब इतना सारा आप काम कर रहे हैं और फील्ड्स को स्विच करते हैं, बहुत सारी जगहों पर आप आते जाते हैं, जब लोग आपको एज अ मसीही एक जानते हैं और मानते हैं, कैसा इम्पैक्ट उन पर छोड़ा जाता है? कैसा वो महसूस करते हैं कि एक मसीही नौजवान इस तरह से काम कर रहा है? वो आपको चांसेस देते हैं या आप ख़ुद बना लेते हैं? एक्चुअली अभी तक मेरे साथ कुछ ऐसा वाक़या नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे काम में खुद ही मैंने डिफेंडर हूँ। और मुझे सुनने में मिलते हैं कि बहुत सारे लोगों को उनको सिर्फ इस वजह से डिस्करेज किया जाता है कि वो क्रिश्चियंस हैं, या उनको आगे नहीं आने दिया जाता। लेकिन मेरे साथ खुदावंद का बहुत शुक्र है कि मेरे साथ अभी तक ऐसा कोई सिलसिला हुआ नहीं, ना एजुकेशन सेक्टर में हुआ, ना जॉब में हुआ। इवन के मेरे 99% जो डोनर थे जो कोविड के दौरान, वो मुस्लिम पर्सनालिटीज़ थी। और इसके अलावा मुझे बहुत फ़ख्र होता है अपने काम पे, क्योंकि मैं खुद 100% अपना दे रहा होता हूँ। तो मुझे अपने काम पे फ़ख्र होता है। मैं जब खड़ा होता हूँ किसी के सामने, तो मैं अपनी जो एज ए बहैसियत मसीही जानते हुए मैं कोई ऐसा लेक पॉइंट नहीं छोड़ता कि वो मुझे या एज ए मसीही मुझे डिग्रेड कर सके या कोई ऐसी चीज़ कर सके। तो मैं अपने काम को परफेक्ट करता हूँ ताकि मैं मसीहत को जब रिप्रेजेंट करूँ तो वो मैं एज ए मसीही मैं फ़ख्र का बाइस बनूँ कौम के लिए। ज़बरदस्त। और ये तो हुमायूं साहब ऐसा है ना कि आपकी गवाही अच्छी है, और आपकी गवाही से उन लोगों को ये मौका ही नहीं मिलता, और वो लोग आपके साथ एक अच्छे से बर्ताव करते हैं, क्योंकि जैसा हमारा किरदार होगा और जैसी हमारी गवाही होगी, वो इम्पैक्ट ज़रूर छोड़ती है। मैं एक ऐड करना चाहूँगा इसमें मसीही गवाही के हवाले से, कि मैं पिछले 18 साल से काम कर रहा हूँ एज ए ह्यूमन राइट डिफेंडर। और जब से मैंने कम्युनिटी के साथ काम करना शुरू किया तो मुझे खुदा की तरफ से मज़ीद ब्लेसिंग्स मिलती गई। और मैं समझता हूँ कि ये अवार्ड जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से रिकग्नाइजेशन है, वो भी सिर्फ इसीलिए है कि मैं एज अ मसीही जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे वो ये सारी ब्लेसिंग्स हैं जो मिल रही हैं एज ए मसीही। ज़बरदस्त। और मुबारक हैं वो लोग जो अपना फ़ख्र खुदावंद पे रखते हैं और अपनी सारी कामयाबी का जलाल खुदावंद के नाम को देते हैं। हुमायूं साहब, अभी आप कोविड की बात कर रहे थे और मुझे याद आया कि जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे
तो मुझे वो सारी बातचीत याद आई। मैंने सोचा व्यूअर्स से भी हम शेयर करें। जिस तरह आपने कम्युनिटी को सर्व किया और कोविड के साथ साथ ही वो सिलसिला शुरू हुआ, तो आपने जो एक बैठक का आगाज़ किया, बैठक गहवाराए उलूम उसका नाम रखा गया। आप प्लीज़ व्यूअर्स से उसके बारे में कुछ शेयर कीजिए। बेसिक मैंने जब 2.5 साल पहले कम्युनिटी के लिए काम करना शुरू किया तो मेरी एक थॉट थी कि मैं काम कहाँ से स्टार्ट करूँ। एजुकेशन का मसला है, इसमें जॉब का मसला है, मंशियात का बेदरेग इस्तेमाल हमारे इलाकों में ये एक बड़ा मसला था। तो जब ये सारी चीज़ें देखी तो मुझे जो कमी महसूस हुई वो ये थी कि हमारे लोगों के पास बैठ के बात करने की कोई स्पेस नहीं है, या फिर ज़्यादातर लोग बैठ के बात करना नहीं चाहते। तो मेरी नज़र में सबसे पहला जो काम था, जो मुझे करना था, लोगों को एक जगह बिठाना था। तो मैंने एक बैठक बनाई जिसका नाम रखा गहवाराए उलूम। गहवाराए उलूम के पीछे मकसद ये था कि वो एक ऐसी जगह होगी जहाँ से बच्चा भी इल्म हासिल करेगा, जहाँ से सियासी बातें भी होंगी, जहाँ मजहबी बातें भी होंगी, और जहाँ पे कम्युनिटी के इश्यूज़ भी हम डिस्कस करेंगे, उसके सलूशन की तरफ भी जाएंगे। तो बैठक गहवाराए उलूम बनाई गई। वहाँ हमारी कम्युनिटी ने आके बैठना शुरू किया, हम लोगों ने बैठना शुरू किया। जब वह बैठना शुरू किया तो उससे जो पॉजिटिव चीज़ें हमारे जो इलाका में होना शुरू हुई कि जो एक तो बेदरेग इस्तेमाल मंशियात का था, लोगों ने वो कम करना शुरू कर दिया, क्योंकि एल्डर्स वहाँ बैठते थे, लोगों के बड़े आके बैठते थे, तो कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं करते थे। दूसरा जो हमने वहाँ पे इनिशिएट लिया बच्चों के लिए, कि बच्चे वहाँ आके, हमारे जो बच्चे हैं उनमें जो पढ़ाई का रुझान है वो बहुत कम है। तो हमने वहाँ पे बच्चों के लिए कोई 150 के करीब स्टोरी बुक्स, छोटी छोटी स्टोरी बुक्स रखी। उसमें वो बच्चे जो पढ़ सकते हैं, वो ऐसे बच्चों को जो पढ़ नहीं सकते उनको आके स्टोरी टेलिंग्स करते थे, उनके साथ सेशंस करते थे, और वो काफ़ी बच्चे एंजॉय करते थे। ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स हम वहाँ रखते थे। उसके बाद हमने बच्चों के लिए वहाँ लैपटॉप्स रखे, ताकि बच्चे जो है टेक्नोलॉजी को जब तक टच नहीं करेंगे, इस प्रोजेक्ट का नाम ही हमने टच द टेक्नोलॉजी रखा, कि बच्चे हमारे टच करें, इसको देखें, ताकि जब ये बड़े होकर किसी ऑफिस में जाएँ या खुद से इनको इस्तेमाल करने की, या घरों में जब मोबाइल यूज़ होता है तब कहा जाता है कि हमें मोबाइल चाहिए। जब बच्चा लैपटॉप यूज़ करेगा तो वो घर पे लैपटॉप मांगेगा, ताकि वो आगे चल के जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाए तो उसके लिए ये चीज़ ऐसी हो जिसको वो यूज़ कर चुका हो और वो अच्छे तरीके से यूज़ कर सके। तो ये कुछ इनिशिएट थे हमने लिए उस बैठक के थ्रू। फिर कोविड की वजह से हमें कुछ एक्टिविटीज़ हमें क्लोज़ करनी पड़ी, लेकिन उसका एक और जो इम्पैक्ट था बड़ा अच्छा था यूथ के लिए, कि हमारे यहाँ अक्सर आपने देखा होगा कम्युनिटी में लैपटॉप, घर में इंटरनेट नहीं होता, या लैपटॉप्स नहीं होते, या कंप्यूटर नहीं होते। तो जब हमने कहीं सीवी सेंड करनी होती है तो बच्चा जो है वो 100 रुपया अपना खर्च करके कैफ़े में या कहीं बैठ के वो सेंड करता है, और उसका भी आपको पता नहीं होता जॉब मिलनी है या नहीं मिलनी। तो उसके लिए हमने ये रखा कि कोई भी अगर अपनी सीवी बनाना चाहता है, सेंड करना चाहता है, तो हमने इंटरनेट एक्सेस के साथ फ्री लैपटॉप्स वहाँ पे अवेलेबल किए कि कोई भी आके उसको काम कर सकता है। वो अनफॉर्चुनेट कोविड की वजह से हमें फिर उसको प्रोजेक्ट को क्लोज करना पड़ा, लेकिन उसमें हमारी बैठक चलती रही, जिसमें कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो आके बैठते थे, मजहबी, सियासी, समाजी लोग आते थे और इश्यूज़ पे डिस्कस करते थे। बिल्कुल, आपकी ये जो सारी बैठक वाली गुफ्तगू है और ये जो प्रोजेक्ट था, इट वाज़ वंडरफुल, क्योंकि आपने देखा होगा कि नफ्सी के आलम में क्या होता है कि एवरीबडी वांट्स टू स्पीक, नोबडी वांट्स टू लिसन एक्चुअली। और हमारे जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो ये चाहते हैं कि वो किसी से बात करें, कोई उनकी बात सुने, कोई तो हो जो उनसे बात करे, जो उनकी बात सुने। तो ये एक बड़ी खूबसूरती इससे बन जाती है कि कोई आपस में लोग मिलकर बैठें और बात करें और कोई अपना दुख दर्द बयान करे। तो ये एक बड़ा हेल्दी इम्पैक्ट जो है वो मुआशरे के ऊपर पड़ता है और लोग इससे यकीनन बरकत पाते हैं। और मेरे लिए ये खुशी की बात है कि मंशियात का जो रेशो थी, आपने कहा कि वो कम हुई है, तो ये एक बहुत बड़ी, अपने ही आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी फरवरी में ही जो मैं आपके साथ शेयर करूं, तो गजाला शफीक साहिबा आई और उन्होंने एरिया का विज़िट किया, और 2-3 और एरिया का विज़िट करके आ रही थी, जो हमारे लिए एक बड़ी खुशाइन बात थी और हमारे लिए रिवॉर्ड था हमारी सारी मेहनत का, कि उनके ये कमेंट्स थे कि मैं इलाके में 1 घंटा विज़िट किया है, मुझे कहीं मंशियात का इस्तेमाल करते हुए लोग नज़र नहीं आए, कहीं जुआ खेलते हुए लड़के नज़र नहीं आए, कहीं जत्था बना हुआ बैठे हुए नज़र नहीं आए, और ना ही कहीं जगह जगह मुझे कहीं बोतलें या कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आईं। तो ये हमारे लिए एक बड़ी इनकरेजिंग बात थी कि जिस मकसद को लेके हम चले हैं एज ए पहाड़गंज की जो कम्युनिटी है, उनके लिए बड़ी अचीवमेंट की बात थी कि कोई बाहर से आए और वो इस तरह का
जो अपने अल्फाज जो हैं वो पहाड़गंज के लिए यूज़ करें, तो बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट थी ये सारी। ज़बरदस्त। और हुमायूं, आपको शायद पता होगा कि बी द लाइट टेलीविज़न जो है वो पूरी दुनिया में देखा जाता है और इसके जो व्यूवरशिप है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारा एक फ़ोकस है और हम मुआशरे की हर पॉजिटिविटी को सामने लाते हैं और हर तारीकी के पहलू को कोशिश करते हैं कि उसको दूर किया जाए, और हमारी पूरी इसमें काविशें हैं, एफ़र्ट्स हैं। तो जो अभी जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में ये देखा जा रहा है। हम कराची में बैठे हुए हैं और मिस्टर हुमायूं जो है, इन्होंने ये सारा आगाज़ किया है पहाड़गंज के इलाके में, और पहाड़गंज इस वक्त इससे मुस्तफ़ीज़ हो रहा है। तो क्यों ना हुमायूं साहब आप आगे के कुछ लोगों को भी प्लान करें और कुछ और एरियाज़ के लिए भी काम करें। व्हाट आर यू गोइंग टू प्लान फॉर अदर्स? उसके लिए हम एक स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर अभी हमने डॉक्यूमेंट किया है कि कुछ कराची के अंदर सिर्फ 110 के करीब क्रिश्चियन आबादियाँ हैं। ओके। और हम पहले इसको प्लान कर रहे थे कि हम सेंसस की तरफ जाएं, लेकिन ये बहुत बड़ा एक नंबर है जिसको अगर हम 1 to 1 करें तो काफ़ी हमें टाइम लगेगा। इसको हमने वैसे तो मैपिंग की है, अब हम डिजिटल मैपिंग की तरफ जा रहे हैं इसको। उसके बाद हम फिर कुछ फोकस ग्रुप डिस्कशंस हमने प्लान किए हैं कि हम कम्युनिटीज़ के साथ करेंगे, ताकि हमें पता चले और हम एक रिपोर्ट तैयार कर सकें कि उस इलाके में फौरी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे काम होना चाहिए। वो फिर हम रिपोर्ट्स उन इलाकों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास कोई ऐसा डोनर नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है। हम अपनी मदद आपके तहत ये काम कर रहे हैं, तो ये काम बड़ी स्लोली एक चल रहा है, लेकिन हमारा आगे प्लान है कि हम कम्युनिटीज़ को ये बावर करवाएं, या कम्युनिटीज़ को थ्रू रिसर्च और एनालिसिस हम बताएं कि कम्युनिटी को अपने लिए अगले 10 साल के लिए क्या प्लान बनाना है, ताकि हमारे नौजवान, ये हमारी एजुकेशन, ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, उसको वही सारी मेहनतें ना करनी पड़े जो हम अभी कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त। और अपना रास्ता मुतय्यन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि हम बाद में भी रास्ता ही मुतय्यन करते जाएं तो मंजिल तक कब पहुंचेंगे। तो ये आपकी बड़ी अच्छी सोच है। ज़बरदस्त। आपने भी जिक्र किया सेंसस का, तो आई एम वेरी कीन टू टॉक अबाउट दैट कि अच्छा ये बताइए कि सेंसस के बारे में अभी जिस तरह से कि हम बार बार अवेयर कर रहे हैं वीवर्स को कि अगस्त 2022 में दोबारा से अफराद शुमारी होने जा रही है, और हम सब लोग उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। बी द लाइट टेलीविज़न भी आपको आगाह कर रहा है कि उसमें भरपूर हिस्सा लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने सब लोगों को बताइए सेंसस के बारे में। आप क्या समझते हैं कि ये हो जाएगा, लोग हमारे अवेयर हैं, या हमें और काम करना होगा? हमें सबसे पहले जो काम करना है, और हमने इस पे काम भी किया, कि हमें सबसे पहले ख़ुद को रजिस्टर्ड कराना है। हमारे अभी तक हमने 2021 में हमने नादरा की मदद से पहाड़गंज में 138 ऐसी ख़वातीन के आईडी कार्ड बनवाए हैं जो फ़र्स्ट टाइम आईडी कार्ड बने। और हैरानगी की बात ये थी कि दादियाँ बन चुकी हैं, नानियाँ बन चुकी हैं, लेकिन आईडी कार्ड नहीं बने। अब उनका मसला कहाँ आ रहा है कि उनकी वजह से उनकी बेटी का आईडी कार्ड नहीं बना, बेटे का आईडी कार्ड नहीं बना, फिर उनके बच्चों के जो है बेफॉर्म नहीं बन रहे। अब बेफॉर्म नहीं बन रहे, स्कूल में रजिस्टर्ड नहीं हो रहे। हमने दादी और नानी, बहू, इन सब के एक सफ़ में खड़े होकर इनके आईडी कार्ड बनवाए हैं। तो हमें सबसे पहले कौम को अवेयर ये करना है कि हम जहाँ जहाँ रजिस्ट्रेशन हमारी होती है, हमें उसको रजिस्ट्रेशन को जो है सबसे पहले जो है ज़रूरी करना है कि रजिस्टर्ड करवाएं ख़ुद को, चाहे वो CNIC हो, नादरा का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो बेफार्म हो बच्चों का, चाहे वो हमारी शादियों के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो हमें सबसे पहले इनको डॉक्यूमेंट करवाना है, उसके बाद हम ऑटोमेटिकली सेंसस के अंदर हम ऐड होते जाएंगे। तो इसको सबसे पहले तो अवेयरनेस का जो वो हमें कैंपेन स्टार्ट करनी चाहिए, वो यहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए कि सबसे पहले आप अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं। अपने आप को गिनवाएंगे तभी अपने आप को मनवाएंगे। बिल्कुल सही। जहाँ तक हुमायूं साहब अवेयरनेस की बात है, तो हमें बहुत सारे एक्चुअली हमें हर एक चीज़ पर अवेयरनेस जो है वो आगाही मुहिम चलानी होगी। जब हम आपस में बातचीत कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे प्रेस क्लब के बारे में। अब मैं चाहूँगी कि आप व्यूवर्स से वो भी बात शेयर करें कि क्यों हमारे लोग आए दिन प्रोटेस्ट करते रहते हैं। BTL भी आपको वहाँ लेके जाता है और हम खुद भी उसका हिस्सा बनते हैं, हमारे ह्यूमन राइट डिफेंडर्स भी उसका हिस्सा बनते हैं, पॉलिटिशियंस भी बनते हैं। बट वाई द पॉलिटिशियंस और कोई भी गवर्नमेंट, वाई दे आर नॉट लिसनिंग अस? क्यों ऐसा हो रहा है कि हम अपनी बात मनवा नहीं पा रहे? डू यू फील एनीथिंग? मुझे ऐसा लगता है कि
आहिस्ता आहिस्ता हमारा कल्चर डेवलप हो रहा है कि हम प्रेस क्लब आना शुरू हुए हैं। ओके। हम अपनी बात करना शुरू हुए हैं, हम ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बात करते हैं। अभी भी बहुत सारे हमारे प्रोटेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो इतने ऑर्गेनाइज नहीं होते। ओके। अभी भी हमारे जो प्रोटेस्ट होते हैं वो प्रेस क्लब के बाहर होते हैं। हम अपना रिकॉर्ड, अपना जो प्रोटेस्ट है वो सही तरीके से मीडिया के सामने प्रेजेंट ही नहीं कर पाते। बहुत सारे हमारे प्रोटेस्ट ऐसे हैं, जब हो रहे होते हैं हम जाते हैं, हम उनसे पूछते हैं तो उनके पास प्रेस रिलीज नहीं होती। उनके पास सब जो बेसिक चीज़ है, आप प्रोटेस्ट करते हैं तो आपके पास एक प्रेस रिलीज़ होनी चाहिए जो कि मीडिया के लोगों को आप दें ताकि वो उसको ख़बर बना सकें। हमारे लोग प्रेस रिलीज़ बनाते ही नहीं हैं। ठीक है। तो इस वजह से भी बहुत सारी चीज़ें हमारी जो मीडिया पे, हमारे बहुत सारे दोस्त कंप्लेन करते हैं कि मीडिया पे हमारी चीज़ें चलती नहीं है, वो प्रोजेक्ट ही नहीं होती सही तरीके से। हमें सबसे पहले अब ये जब कल्चर बना है, ये बड़ी खुशाइन बात है कि लोग अब कोई भी मसला होता है तो प्रेस क्लब आते हैं, प्रेस क्लब आना शुरू हुए हैं। अभी गो के ख़वातीन की तादाद कम है, ख़वातीन अवेयर नहीं है इसमें कि अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं। मैं 8 मार्च को ख़वातीन को कहता हूं कि 8 मार्च वाले दिन आप लोग खुद से आप कोई प्रोटेस्ट अरेंज करें, कोई इस तरह की अपनी आवाज़ उठाएं ताकि आपकी आवाज़ जो एज ए माइनॉरिटी वुमेंस की आवाज़ है, मेल आ जाते हैं, मेल बात कर लेते हैं, हम इश्यूज़ पे बात करते हैं जो कि हमारे साथ इंसिडेंट्स होते हैं, हम इंसिडेंट्स पे बात करते हैं, हम इश्यूज़ पे बात नहीं करते। तो मेरी रिक्वेस्ट है ख़वातीन से कि वो भी इस कल्चर का हिस्सा बने और अपने जो इश्यूज़ हैं वो मीडिया के सामने रखें ताकि वो आपके जो इश्यूज़ हैं वो हाईलाइट हों, किसी प्लेटफॉर्म पे जाएं। और वो जो जैसे बहुत सारा एक बड़ा तबका है जो डोमेस्टिक वर्कर है हमारा, बहुत सारा एक बड़ा तबका है जो स्टाफ नर्सिस हैं, बहुत सारा तबका है जो स्टाफ नर्सिस हैं। KMC की सैलरीज बहुत मंथली डिले होती हैं हमारे तो जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं ख़वातीन, तो उनको अपनी आवाज़ उठाने के लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे आना चाहिए। और वो खुद अपने आप को जब तक नहीं मनवाएंगी तब तक ये मुश्किल है कि कोई उनके लिए काम करे। तो हमारे लोगों को सही प्लेटफॉर्म पे सही तरीक़ाकार जो है वो समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम सही प्लेटफॉर्म पे सही वक्त पे सही तरीक़ेकार से अपना जो मुद्दा है वो पेश करें। तो मेरा ख्याल है कि इसलिए हम प्रेस क्लब के, अभी भी आप देखें तो प्रेस क्लब के हम इस तरफ होते हैं, प्रेस क्लब के अंदर कभी भी एंटर नहीं हो पाते। आप बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें तो वो प्रेस क्लब के अंदर बैठ के लोग करते हैं, हम हमेशा बाहर आते हैं, हम एहतजाज करते हैं, हम तकरीरें करते हैं और चले जाते हैं विदाउट किसी उसके रिकमेंडेशन के। हम अपने फ़ोन के ऊपर तस्वीरें बना के खुद से सोशल मीडिया पे वो सारी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, जबकि हमें वो दिखानी गवर्नमेंट को है, हमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को दिखानी है कि किस तरह से हमारे इश्यूज़ को जो है वो हाईलाइट होना है और हाईलाइट करें वो, लेकिन वहाँ तक पहुँचती नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हुमायूं साहब, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं और क्योंकि हम सर्व कर रहे हैं एक कम्युनिटी को, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कम्युनिटी की ये सारे एटीट्यूड में या इन सारे चैलेंजेस में किस तरह से चेंज होगा, कि चेंज कैसे आएगा। एक बड़ा चेंज अगर हम देखना चाहते हैं, बड़ी तब्दीली, तो वो वाली तब्दीली नहीं मगर अच्छी वाली तब्दीली जो सच में हो, वो कैसे आएगी? एक्चुअली तब्दीली हमें सबसे पहले अपने रवैयों में लानी होगी। हमारा एक कल्चर होता था कि एरियाज़ में हमें सिस्टर्स नज़र आती थी, फादर्स नज़र आते थे और लोग डरते थे, बच्चे डरते थे कि सिस्टर्स आके बच्चों को एजुकेशन दिया करती थी, स्टोरी सुनाया करती थी और किसी न किसी घर में बैठ के वो सारे बच्चे इकट्ठे होते थे। और वो फिर उसके बाद एक कल्चर था हमारा कि हम एरिया में ना सिर्फ अपने ख़ानदान के किसी बड़े को देखते थे तो हम थोड़ा सा डर जाते थे कि हम अगर कोई गलत काम कर, चप्पल नहीं पहनी हुई डरते थे। आज हमारे सिस्टम में जो चेंजिंग आई है, हम अपने बच्चों को ना सिर्फ दूसरे की इज़्ज़त करने उस तरह से शायद सिखा नहीं पा रहे, बल्कि हम अपने बच्चों के दिलों से खौफ भी ख़त्म करते जा रहे हैं, बड़ों की इज़्ज़त ख़त्म करते जा रहे हैं, खौफ ख़त्म करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि हमारे माशरे में बहुत सारे चेंजेस आपने देखे होंगे सोशल मीडिया के थ्रू कि नेगेटिविटी बढ़ रही है, क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं। इसके अलावा आप जो नशे का इस्तेमाल जो पहले लोग डर के करते थे, अब आपको गलियों मोहल्लों में आपको बेदरेग इस्तेमाल होता हुआ नज़र आता है। आप किसी को मना कर दे तो फैमिली लड़ने के लिए आ जाती है कि आपने मेरे बच्चे को मना किया, कौन आप होते कौन है। तो ये हमें थोड़ा सा एक ख़त्म करना पड़ेगा। दूसरी जो बड़ी चेंजिंग हमारे जो चेंज मेकर गेम हो सकती है हमारी एक कम्युनिटी में, हमें एजुकेशन को प्रमोट करना है। अब हमें एजुकेशन को ना सिर्फ
हमें ये देखना है कि बच्चा है उसको स्कूल हमें एडमिशन करवाना है, बल्कि हमें नेक्स्ट आने वाली जनरेशन को सेव करना है कि हम जो पेरेंट्स अब हैं या जो बड़े हो चुके हैं, अब उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो खुद कोशिश करें कि कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू करें, वो सीखें। वो जब खुद पढ़ेंगे वो अपने बच्चों को बेहतर इंसान बना सकते हैं। तालीम जो है वो इंसान को एक एम्पैथी, सिंपैथी और इन सारी कंपैशन की तरफ लेके जाती है कि इंसान को इंसान समझना शुरू करती है। तो हमें चाहिए कि हम चीज़ों को एजुकेशन की तरफ लेके जाएं, ताकि जो गलतियां हमने अपने बचपन में कर ली हैं या हमारे बड़ों ने वो स्कूल से नहीं गए, वो उसको थोड़ा सा उनके पास टाइम है कि अब वो उसको रिवाइवल करें और वो खुद से एजुकेट होना शुरू हो। जब एक घर के अंदर एजुकेशन बड़ा पढ़ना शुरू करता है तो बच्चा ऑटोमेटिकली बुक की तरफ जाता है। हमारे साथ अभी भी होता यही है कि हमारे बड़े नहीं पढ़े हुए, ना हमारे कल्चर होता है पढ़ने का, तो बच्चा भी उस तरफ नहीं जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें एक तो एजुकेशन पे फोकस करना है, एक हमें हमारी जो सकाफ़त, जो हमारा विरसा जो हमारा था कि बड़ों का एहतराम करना, बड़ों से डरना, बरादरी सिस्टम, हमने उसको ख़त्म किया है। हमें उसको कहीं ना कहीं रिवाइवल करना पड़ेगा, एक साथ बैठना पड़ेगा, मुख्तलिफ इश्यूज़ पे बात करनी पड़ेगी। हमें अपने समाजी, मजहबी और इखलाकियात के जो दर्स हैं वो बड़ों से बैठ के फिर दोबारा से सीखना पड़ेंगे। बिल्कुल सही। मिस्टर हुमायूं, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने सारी मालूमाती बातें बड़ी खूबसूरती से सादा अल्फाज में आम फहम तरीके से सबको पहुंचाई हैं। इट वाज़ वंडरफुल मीटिंग और हमें बहुत अच्छा लगा। हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, जिस तरह से आपकी टीम BTL TV प्रोजेक्शन कर रही है ऐसे लोगों को जो कौम की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, मुस्बत सोच रखते हैं। और आजकल के दौर में जहां लोग एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, और ऐसे में अपने लोगों को प्रमोट करना, ये एक ऐसा काम है कि जिसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है आपका कौम की तरक्की के लिए। और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां फिर आवाज़ पहुंचती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हम ख्याल लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि कौन लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो आप ये जो एक नेटवर्किंग का हिस्सा बन रही हैं, एक ब्रिज बन रही हैं, तो BTL TV आप सब एक मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे भी मौका दिया कि मैं BTL TV का हिस्सा बनूं और आप लोगों के साथ ये सारी बातें शेयर कर सकूं, अपनी लाइफ को शेयर कर सकूं। शुक्रिया। थैंक यू सो मच मिस्टर हुमायूं। और बी द लाइट टेलीविज़न आप सबका अपना टेलीविज़न है, और एक्चुअली वी आर बिल्डिंग द कॉन्टैक्ट्स, और हम चाहते हैं कि लोग आपस में मिलें और अपनी खदमात, अपनी बरक़ात एक दूसरे के साथ शेयर करें, बांटें, क्योंकि बरकतें बांटने से ही बढ़ती हैं। आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपका बहुत शुक्रिया। आप अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, प्रोग्राम के बारे में बताइएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए बी द लाइट टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.